स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं समस्याग्रस्त मृदाओं के बारे में। मृदा की जो भी भौतिक दशाएं हैं, रासायनिक और जैविक दशाएं हैं, उन सभी को अपन ने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और आज इस लेक्चर में जो बात करने वाले हैं वो आज समस्याग्रस्त मृदाओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि समस्याएं कौन कौन सी होती है और उन समस्याओं को कैसे आप दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर समस्याग्रस्त मृदाएं। देखिए, जो भी समस्याग्रस्त मृदाएं अपन पढ़ रहे हैं, समस्याग्रस्त जो मृदाएं पढ़ रहे थे उसमें अगर बात करते हैं तो मेनली आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे जो आपको पॉइंट याद रखना है उसमें अगर बात करते हैं तो कौन सी समस्या है, समस्या क्या है, समस्या क्या है, ठीक है। दूसरा अगर पॉइंट बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर करने हैं। इन सारे जो पॉइंट है उनको क्लियर करने के लिए आप सभी ने ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, देखो, सबसे पहले बात करेंगे समस्या क्या है, दूसरा बात कर रहे हैं इनका कारण, दूसरा बात कर रहे हैं इनका, इसको कारण की बात कर रहे हैं, ये क्या होगा आपका कारण, क्योंकि कोई ना कोई समस्या जो होती है उसके लिए कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है, बिना किसी कारण के कोई समस्या नहीं होती है। इसी प्रकार से बात करेंगे उसकी जांच, उसकी जांच कि जो समस्या है उस समस्या का आप पता कैसे लगा पाएंगे, जो समस्या आपको देखनी है उस समस्या का आप पता किस प्रकार से लगा पाएंगे, तो उसके लिए जांच भी होना जरूरी है, ठीक है। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं उस समस्या का पौधों पे प्रभाव, पौधों पर प्रभाव, पौधों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार से उस समस्या से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं या फिर बात कर रहे हैं कि उसको कैसे सुधारा जा सकता है, तो ये आपको लास्ट पॉइंट के रूप में क्या मिल रहा है, सुधार। अब देखो, यहां सबसे पहला जो पॉइंट है कि समस्या क्या है, इसका अगर आंसर देते हैं, इसका अगर आंसर देते हैं तो सिंपली आप याद रखेंगे अम्लीयता, सिंपली नाम क्या रखेंगे, अम्लीयता। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं वो हो जाएगा आपका क्षारीयता, समस्याओं के नाम लिख रहे हैं क्षारीयता। और थर्ड जो पॉइंट है वो हो जाएगा लवणीयता। तो ये तीन मेजर प्रॉब्लम सॉइल में मोस्ट डोमिनेंटली प्रेजेंट होती है, जिसमें बात कर रहे हैं अम्लीयता, क्षारीयता और लवणीयता। अब देखो, यहां इनके कारणों की बात करते हैं, कारणों की बात करते हैं तो सीधा आप समझ सकते हैं कम वर्षा, सीधा समझ सकते हैं। वैसे डिटेल में बात करेंगे, कम वर्षा का होना मतलब यहां पे कौन सी समस्या, सॉरी यहां पे बात कर रहे हैं अधिक वर्षा, अम्लीयता है इसलिए अधिक, पहला क्या हो जाएगा अधिक वर्षा। दूसरा बात कर रहे हैं इन दोनों मेजर जो प्रॉब्लम का रीजन अगर देखें तो वो क्या हो जाएगा कम वर्षा। सिंपली समझेंगे कि कम वर्षा वाले एरिया में कौन सी समस्या होगी, आपकी क्षारीयता और लवणीयता होगी, और अधिक वर्षा जो हो रही है उसमें समस्या कौन सी हो रही है, आपकी अम्लीयता। क्लियर। अब बात करते हैं कि जांच, अम्लीय मृदाओं की मेनली जांच कर सकते हैं पीएच मीटर द्वारा, पीएच मीटर द्वारा, ठीक है। दूसरा बात कर रहे हैं क्षारीयता का, तो क्षारीयता के लिए एक तो पीएच मीटर यूज ले सकते हैं, इसके अलावा एक ईएसपी, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज टेस्ट से आप क्या कर सकते हैं, इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम है और कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। और इसी प्रकार से बात करते हैं लवणीयता, तो उसमें एक चीज देखते हैं ईसी, उसमें क्या देखते हैं ईसी। पौधों पे प्रभाव देखते हैं, पौधों पे प्रभाव की अगर बात करते हैं तो सिंपली इसमें क्या होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक मिलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, तो वो पादप की जड़ों पे विषैला प्रभाव डालते हैं। और इसमें अगर बात करते हैं दोनों ही समस्या में क्या होता है, अंकुरण वगैरह प्रभावित होते हैं, अंकुरण प्रभावित होता है, जल की उपलब्धता, तो यहां पे अपन शॉर्ट में देख रहे हैं। और इसके बाद में बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट, यहां पे आपकी अम्लीय मृदा है उसको सुधारा जाता है चूना मिलाकर, और यहां पे क्षारीय मृदाओं को सुधारा जाता है जिप्सम मिलाकर, जिप्सम, और इसको सुधारा जाता है आपका निक्षालन। इसको कैसे सुधारा जा सकता है, निक्षालन।
तो ये आपकी मेजर प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई, और इन्हीं मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में अपन डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट, यहां पे आपको सिंपली क्या याद रखना है कि जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के कारण, उनके पौधों पे प्रभाव, उनकी कैसे जांच कर सकते हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है। और इसमें मेजर आपकी जो समस्याएं हैं, मेजर समस्या जो मेजर प्रॉब्लम बोल सकते हैं, अम्लीयता है, उसके बाद में क्षारीयता है और उसके बाद में लवणीयता है। तो इनको आप डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्लीय मृदाओं की। देखिए, अम्लीय मृदाओं की अगर बात करते हैं तो यहां आपके पास में पहले ये चीज समझ लेना चाहिए कि ये क्या होती है अम्लीय मृदा। देखो, अम्लीय मृदा क्या है? एसिडिक सोइल जिसको बोलते हैं, एसिडिक सोइल। एसिडिक सोइल, सबसे पहले बात करते हैं, एक एक पॉइंट से क्लियर करेंगे। सबसे पहला है कि इनका पीएच 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम क्यों होता है देखेंगे आगे। इसके बाद में बात करेंगे कि इन मृदाओं में अगर बात कर रहे हैं तो मेनली क्या हो गया, आप किससे देख रहे हैं? पीएच से। और पीएच मीटर मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है कि पीएच स्केल जो होती है उससे आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं। अभी डिटेल में और बात कर लेंगे। इन मृदाओं में अगर बात करते हैं तो 7 से कम पीएच है। इन मृदाओं में बेस की कमी पाई जाती है। इन मृदाओं में अम्लों की अधिकता, इन मृदाओं में अम्लों की अधिकता क्या होती है? अधिकता होती है। एवं क्षार यानी कि बेस, क्षार की कमी पाई जाती है। क्षार क्या होंगे इसमें? क्षार की कमी, यहां पे लिख देते हैं कमी होती है। ठीक है, चलिए, तो इसमें दो बात हो गई। आप ये भी बोल सकते हैं कि अम्ल ज्यादा है और क्षार कम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं इन मृदाओं में अगर बात करते हैं, इन मृदाओं की कौन सी दशा खराब होगी? इन मृदाओं की रासायनिक दशा खराब होगी। इन मृदाओं की रासायनिक दशा प्रतिकूल होती है। आप बोल सकते हैं खराब, बोल सकते हैं प्रतिकूल, बोल सकते हैं प्रतिकूल होती है। और किससे? आपकी फसल से। ठीक है, प्रतिकूल होती है। ये आपने इसके बारे में पढ़ा। तो अम्लीय मृदाएं, सिंपली बात कर रहे हैं कि इन मृदाओं में अगर बात कर रहे हैं, अम्लों की तो अधिकता है और क्षार यानी कि बेस की कमी है। ठीक है, अब देखो यहां एक चीज देखिएगा कि पीएच मीटर जो होता है उसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं। पीएच मीटर सिंपल सा बना लेंगे यहां पे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीएच मीटर होता है, उसमें वैल्यू जो होती है, रेंज होती है, वो 0 से लेके 14 होती है। ओके, और पीएच मीटर क्या बताता है? 1 लीटर घोल में, यहां पे बात हो रही है 1 लीटर की, 1 लीटर घोल में आपका H प्लस और OH माइनस कितना है, H प्लस और OH माइनस के कितने अणु मौजूद है, इस चीज को बता रहा है आपका पीएच मीटर। क्लियर? अब देखो यहां बात कर रहे हैं कि इनमें इस दोनों चीजों को देख रहे हैं। पीएच मीटर से आप किसको देख रहे हैं? आप H प्लस को देख रहे हैं और OH माइनस को देख रहे हैं कि ये 1 लीटर में कितना मौजूद है। तो मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसी है कि पीएच मीटर ये बताता है कि अगर H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर मात्रा में हो, दोनों के अणु बराबर हो 1 लीटर में, तो उस पॉइंट को आप बोलते हैं यहां पे उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं डियर स्टूडेंट। और यहां पे पीएच होता है 7। ठीक है, देखो उदासीन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका पीएच 7 होता है। और ये 7 पीएच इस चीज को बता रहा है कि यहां पे H प्लस और OH माइनस क्या है, दोनों बराबर मात्रा में है। ठीक है, अब एक सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें H प्लस ज्यादा होगा
और OH माइनस कम होगा। तो अगर 7 से कम पीएच की बात करते हैं तो H प्लस ज्यादा होता है, और 7 से अधिक पीएच की बात करते हैं तो OH माइनस ज्यादा होता है। और यहां H प्लस बता रहा है अम्ल को और OH माइनस बता रहा है क्षार को। तो मैंने क्या बताया कि इसमें अम्ल ज्यादा होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि इसमें H प्लस आयन की अधिकता होती है। यहां पे आप लिख सकते हैं सीधा, इन मृदाओं में H प्लस की अधिकता क्या होती है? H प्लस की अधिकता होती है, एवं OH माइनस की कमी। ठीक है, OH माइनस की क्या होती है? कमी होती है। तो सिंपल से आप इसको किसी भी प्रकार से देख सकते हैं, चाहे आप H प्लस बोले, चाहे आप अम्ल बोले, चाहे इसको OH माइनस बोले, चाहे इसको क्षार बोले, दोनों ही बातें आपकी सही है कि इन मृदाओं में अगर बात कर रहे हैं आपके H प्लस आयन और OH माइनस की, और ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है आपके अम्ल और क्षारों को। देखो यहां बात कर रहे हैं अम्लों की अधिकता, एक पॉइंट तो यहां से ये उठा लेंगे। दूसरा बात कर रहे हैं क्षार की कमी। क्षार की क्या होती है? कमी होती है। तो ये दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो H प्लस और OH अगर बराबर होते तो क्या होता? पीएच। और फसल उत्पादन के लिए जो सर्वोत्तम पीएच होता है वो होता है 6.5 टू 7.5। यानी कि अगर कम पीएच है तो उसको बढ़ाना अपना काम है। ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे अब बात करते हैं। इससे पहले बात करते हैं कि ये मृदाएं आपकी बेस से क्या होती है? क्षीण होती है, या आप बोल सकते हैं कि बेस असंतृप्त मृदाएं कहा जाता है। ठीक है, चलो तो यहां बात हो रही है बेस की। देखो एक पॉइंट है, इससे आप समझ जाएंगे, कंप्लीट इस प्रॉब्लम को समझ जाएंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे सुधार सकते हैं। आपने बोला कि इसमें H प्लस ज्यादा है और OH माइनस कम है, तो इसको कैसे सुधार सकते हैं? पहले सुधारने की बात कर लेते हैं। अगर इसमें H प्लस बराबर OH माइनस हो जाए तो इन मृदाओं का क्या हो जाएगा? रासायनिक दशा सही हो जाएगी। और इसमें एक आपको पता होना चाहिए कि H प्लस जिसको बोल रहे हैं आप, H प्लस जिसको बोल रहे हैं, H प्लस बता रहा है यहां पे अम्ल को। किसको बता रहा है? अम्ल को। और OH माइनस की बात कर रहे हैं, ये बता रहा है क्षार को। ठीक है, तो यहां से एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि आपके अम्ल जो होते हैं उसको इंग्लिश में बोला जाता है एसिड, और क्षार को बोलते हैं बेस। क्षार को क्या बोलते हैं? बेस। तो अभी आपने एक पॉइंट लिखा कि इसमें बेस की कमी होती है, यहां पे क्या लिखा? क्षार की कमी होती है, या बोल सकते हैं कि बेस की कमी होती है, बेस की कमी। ठीक है, तो अगर इन मृदाओं की बात कर सकते हैं, आप सभी को पता है कि इसमें बेस की कमी है और उसको सुधारने के लिए आपको क्या चाहिए? बेस। और यहां पर आपको एक ये भी चीज पता है कि बेबी को बेस पसंद है। बेबी को क्या पसंद है? बेस। और बेस की यहां पे क्या है? कमी। ठीक है, अब देखो आप ये बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से बेबी को बेस पसंद है उस प्रकार से इसको सुधारने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? ये बेस ही चाहिए होता है। और बेस क्या है यहां पे? क्षार। बेस क्या है यहां पे? क्षार है। तो आप इसको कैसे सुधार सकते हैं? तो मान लीजिएगा यहां पे आप बोल सकते हैं कि अम्लीय मृदाओं का दूसरा नाम रख दिया आपने बेबी। अम्लीय मृदाएं बराबर बेबी, मृदाएं बराबर क्या हो गया? बेबी। ठीक है, और बेबी को क्या पसंद है यहां पे? बेस। अब बेस तो आप जानते हैं ना, बेस तो नॉर्मली आप जानते ही हैं, लेकिन यहां पे बेस अलग होगा। लेकिन यहां पे आवश्यकता किसकी है? बेस की। और बेस दिलाने के लिए आपके क्या लगते हैं? पैसे लगते हैं ना। और पैसे लगेंगे तो जेब क्या हो जाएगी? खाली। और आपके क्या लग जाएगा? अल्टीमेट चूना। तो यहां पे आपको बताया कि जिस प्रकार से बेबी आपके चूना लगाती है उसी प्रकार से यहां पे भी चूना लगने वाला है। ओके, तो यहां आप याद रख सकते हैं, सिंपली ट्रिक से याद रख सकते हैं कि अम्लीय मृदाओं का दूसरा नाम बोल सकते हैं आप बेबी। और बेबी को पसंद क्या है? आपके बेस। और बेस जब दिलवाएंगे तो चूना तो अल्टीमेट आपको लगने ही वाला है। अब आप बोलेंगे सर कितना चूना डाले इसको सुधारने पे? तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बेबी कैसी है, कितनी अम्लीय है।
बीबी कैसी है, अगर ज्यादा खर्चीली है तो ज्यादा चूना लगेगा। और वो कौन बताएगा, आपका एक मीटर होता है, वो कौन सा आपका पीएच मीटर। जितना कम पीएच होगा, जितना कम पीएच होगा उतना ही चूना ज्यादा लगेगा, और जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ही चूना कम लगेगा, लेकिन लगेगा अल्टीमेट चूना ही, ये याद रखना। तो यहां पे सिंपली याद कर सकते हैं कि आपकी अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए चूने की आवश्यकता होती है, और चूना क्या है, आपका क्षार है। ये चूना क्या है, क्षार है, बेस है। तो क्षार की कमी वाली मृदाओं को सुधारने के लिए क्षार डाला जाता है, और वो आपका चूना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इनको सुधारने के लिए आपको चूने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि इनकी जांच, जो जांच तो आप कर चुके हैं, जांच को आप यहां पे और लिख लेंगे। इन मृदाओं की जांच की जाती है पीएच मीटर द्वारा, पीएच मीटर द्वारा। और पीएच मीटर बता देता है कि इसका कितना पीएच है, उस आधार पे आप पता कर सकते हैं, क्योंकि जितना कम पीएच होगा उतना ही अम्लीयता को बताएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट है बनने के कारण। ये क्या, किस किस कारण से बन सकती है, बनने का कारण, कि ये जो मृदाएं बनी है, आप सभी को पता है ना, कोई भी किसी भी प्रकार का जो कार्य होता है उसमें निश्चित कोई ना कोई फैक्टर काम करता है जिसकी वजह से वो कार्य हो रहा है। तो यहां इसके बनने के कारण कि ये अम्लीय क्यों बनी, और प्रकार की भी बन सकती थी ना, तो इसका मेजर जो कारण है वो है अधिक वर्षा। अधिक वर्षा। अब अधिक वर्षा से क्या प्रभाव पड़ रहा है, देखो अधिक वर्षा से मृदा के प्रोफाइल में, मृदा परिच्छेदिका में उपस्थित जितने भी क्षार होते हैं वो घुल के नीचे चले जाते हैं। तो नीचे चले जाने के कारण आप सभी को पता है कि क्षार और अम्ल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, उदासीन लवणों का निर्माण करते हैं। तो जब क्षार आपके निक्षालित होकर नीचे जा रहे हैं और अम्ल आपके प्रभावी है, अब आप बोलेंगे कि सर क्षार ही क्यों नीचे जाते हैं, तो क्षार जो है वो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, सार सारे के सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, और यहां पे मृदा का जो कोलाइड होता है उस पे भी नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव वाला आपके नेगेटिव को कभी भी आकर्षित नहीं करेगा, इसलिए आपका क्षार कहां चला जाएगा, जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाएगा। अम्ल क्यों नहीं जाते, क्योंकि अम्ल पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं और आपका मृदा का जो कण है वो नेगेटिव। तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, और ये इनके जो पार्टिकल्स हैं उन पे जाके एब्जॉर्ब यानी कि अधिशोषित हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाते हैं, इस कारण इनका निक्षालन नहीं होता है। तो याद रखेंगे अधिक वर्षा। दूसरा मेजर इश्यू हो सकता है अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग। आप कंटिन्यूअसली अगर एसिडिक फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि वो एसिडिटी क्रिएट करते हैं, और इस वजह से भी आपके क्या प्रभाव पड़ जाएगा, अम्लीय मृदाएं हो जाएगी। या बात मान लीजिएगा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा की अगर बात करते हैं तो आपके जो स्टार्टिंग की रेन होती है, जो सीजन की फर्स्ट रेन होती है वो एसिडिक होती है, बिकॉज एटमॉस्फेयर में जो आपकी NO2 और SO2 गैस है वो H2O से रिएक्शन करके आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, और उसका रीजन है आपके पॉल्यूशन गैसेस। ये SO2 NO2 दोनों ही पोल्यूटेंट गैसें हैं। तो इंडस्ट्रियल जो एरिया होता है उसमें होने वाली फर्स्ट रेन आपकी एसिडिक होती है, जिसका pH 5.6 से लैश होता है। ठीक है, तो इससे क्या आ रहा है, एसिड आ रहे हैं, और वो कहां आके डिपोजिट हो रहे हैं, आपकी सॉइल में। तो ये भी एक मेजर इश्यू हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन, कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन, पदार्थों का विच्छेदन। अब आप बोलेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनिक एसिड है उनका क्या हो रहा है, डीकंपोजिशन हो रहा है। तो उसमें कई प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, और एसिड जैसे ही बन रहा है तो बेस का क्या कर रहा है, यहां पे दमन कर रहा है, और इस वजह से आपकी मृदाएं क्या हो जाती है, अम्लीय। सो यहां पे ये पॉइंट क्लियर करता है कि आपके जो अम्लीय मृदाएं बनने के रीजन है, ये फॉलोइंग रीजंस आपके अम्लीय मृदाओं के बनने के होते हैं। तो जब समस्या को समझेंगे नहीं तो सुधारने की कोशिश कैसे की जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि ये समस्या क्या है, ये किस कारण उपस्थित हुई है यहां पे, और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कारण आपके मृदा के अम्लीयता को बढ़ा देते हैं, और सारों की कमी आपके ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब देखिए यहां बात कर रहे हैं कि जो अम्लीय मृदाएं होती है इनमें कई प्रकार के जो
सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी अधिकता होती है। ठीक है, इन मृदाओं में अगर बात करते हैं तो कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसमें बात कर रहे हैं कई प्रकार के हैं, जैसे H+ है, Al3+ है, Fe2+ है, Fe2+ है और इसके साथ ही Mn2+, ये तो क्या पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। इनकी तो क्या होती है डियर, अधिकता होती है। इनकी क्या होती है, अधिकता होती है। आपसे पूछा जाता है किसमें किसकी अधिकता होती है। और दूसरा बात कर रहे हैं कैल्शियम 2+ और Mg2+, इनकी कमी होती है। इनकी क्या होती है, कमी होती है। तो इसी कारण ये मृदाएं क्या होती है, अम्लीय होती है। अगर भारत में बात करते हैं तो सभी जो समस्याग्रस्त मृदाएं हैं उनमें सर्वाधिक समस्याग्रस्त कौन सी है, भारत में अगर बात कर रहे हैं, भारत में सबसे बड़ी समस्या, भारत में सर्वाधिक समस्याग्रस्त या समस्या कौन सी है, वो है आपकी अम्लीयता। कौन सी समस्या है डियर, अम्लीयता। तो याद रखेंगे कि अम्लीयता आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, तीनों चीजें आपने देखी है, उन तीनों चीजों में अम्लीय, क्षारीय और लवणीय, इसमें सबसे ज्यादा जो एरिया है या जो अफेक्टेड एरिया है वो किस मृदा का है, आपकी अम्लीय का। ठीक है, इन मृदाओं की रासायनिक दशा खराब होती है। याद रखना, रासायनिक दशा को कभी भी देख के जज नहीं कर सकते हैं, रासायनिक दशा को कभी भी देख के जज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पीएच मीटर का ही सहारा लेना पड़ता है। यहां पे इन मृदाओं की भौतिक दशा खराब नहीं होती है, बाहर से देखने में आपको ऐसी कोई भी फिजिकल डिफिकल्टीज नहीं दिखेगी जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। ओके, तो इन मृदाओं का पता लगा पाना कि ये समस्या आपकी जो है वो कौन सी समस्या है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और देखिएगा यहां पे कि इन मृदाओं की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें आपका जो पीएच है वो सामान्यतः कम होता है। पीएच क्या होता है, पीएच कम, कितने से, 7 से कम। और कम पीएच पे आपके कवक ज्यादा वृद्धि करते हैं। और अधिक पीएच की बात कर रहे हैं, अधिक पीएच की अगर बात करते हैं तो यहां पे जीवाणु ज्यादा होंगे। और इन मृदाओं में एक समस्या और होती है, क्योंकि जीवांश पदार्थ का विच्छेदन करने के लिए जो मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव होता है वो आपका क्या होता है, जीवाणु। तो जीवाणु की कमी है यहां पे, इसलिए क्या आ रही है, समस्या आ रही है। ठीक है, तो ये आपने कारण देखे कि ये समस्याएं आ रही है। अब बात करते हैं कि अम्लता जो होती है डियर स्टूडेंट, वो 2 प्रकार की होती है। अम्लता 2 प्रकार की होती है। तो यहां जो पॉइंट लिखने वाले हैं वो है अम्लता के या अम्लीय मृदाओं के प्रकार, अम्लीय मृदाओं के प्रकार। देखो अम्लीय मृदाएं कौन कौन से प्रकार की होती है। देखो पहली चीज बात कर रहे हैं कि अम्लीय मृदाओं के प्रकार। तो पहले अम्लीय मृदाओं की बात कर रहे हैं, तो अम्लीय मृदाएं क्या है, किसकी वजह से हो रही है, यहां पे H+ की, या फिर बोल सकते हैं Al3+। इन दोनों कारणों के कारण आपकी अम्लीयता का प्रभाव बढ़ जाता है। ये 2 मेजर कारण है। कौन कौन से, कि या तो H+ होगा या फिर Al3+ होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और ये उपस्थित होने के कारण इन मृदाओं का पीएच क्या होता है, कम। इन मृदाओं का पीएच 7 से कम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात कर रहे हैं, ये तो क्या बात करिए कि इसमें H+ या Al3+ मौजूद होगा। अब ये कहां मौजूद होगा, इसके आधार पे इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो है आपकी सक्रिय अम्लता। कौन सी है, सक्रिय अम्लता, सक्रिय अम्लता। और दूसरी है आपकी सिंचित अम्लता। कौन सी है, सिंचित अम्लता। अब ये क्या जुगाड़ है, देखो इसको भी देख लेते हैं, अम्लता। ठीक है, चलो इसको बोलते हैं एक्टिव एसिडिटी और इसको बोलते हैं एक्सचेंजेबल एसिडिटी।
ठीक है। अब देखो सक्रिय अम्लता की बात कर रहे हैं तो ये आपकी होती है H प्लस और Al3+ मृदा घोल में उपस्थित होने के कारण, मृदा के घोल में उपस्थित होने के कारण। देखो इस चीज को समझिएगा, मैं बात कर रहा हूं कि सक्रिय अम्लता होती है वो H+ और Al3+ की वजह से होती है, और इनकी मौजूदगी अगर देखी जाए तो वो कहां होती है, मृदा के घोल में। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि सक्रिय अम्लता का मतलब होता है मृदा घोल में उपस्थित H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता की अधिकता होने के कारण उत्पन्न समस्या आपकी कौन से नाम से जानी जाएगी, सक्रिय अम्लता। और पीएच मीटर केवल इसी अम्लता को माप सकता है। एक चीज और ध्यान रखना कि इस अम्लता को केवल और केवल मापा जा सकता है। यहां पे लिख देंगे पीएच मीटर इसी अम्लता को बताता है, पीएच मीटर इसी अम्लता को, अम्लीयता को माप सकता है, माप सकता है। तो फिर क्या सिंचित को नहीं माप सकता? बिल्कुल, यहां पे माप सकता है वो केवल और केवल इस सक्रिय अम्लता को ही माप सकता है। और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से पीएच द्वारा मापी जाने वाली अम्लता कौन सी होती है। आप सीधा और सिंपल आंसर देंगे कि पीएच मीटर इसी को, और इसी कौन सी की बात कर रहे हैं, सक्रिय अम्लता की। किसकी बात कर रहे हैं, सक्रिय अम्लता की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि सक्रिय अम्लता जो है वो आपके किसको बता रहा है, H+ और Al3+ आयन जो मृदा के घोल में उपस्थित है, मृदा के घोल में उपस्थित है। दूसरा बात कर रहे हैं तो आपके H+ और Al3+, कारण तो यही है, लेकिन ये किस में है, मृदा के कणों पर अधिशोषित, मृदा कणों पर अधिशोषित, अधिशोषित। देखो मृदा के कणों पर अधिशोषित है, इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें क्या है, H+ और Al3+ इसका कारण है, लेकिन ये कहां मौजूद है, मृदा के कणों पर है। और मृदा के कणों पर जो मौजूद होते हैं उनको पीएच मीटर माप नहीं सकता। ये क्या होते हैं, अधिशोषित। देखो इस प्रकार से होते हैं, यहां बात कर रहे हैं ये आपका मृदा का समुच्चय कण हो गया, उस पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और इसकी सतह पे मैं बात करता हूं तो यहां पे आपके H+ हो सकता है, क्या हो सकता है, H+ हो सकता है। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं तो इस पे और क्या हो सकता है, Al3+ हो सकता है, Al3+ हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई सा भी आयन मौजूद हो सकता है, और इसकी वजह से, इस मौजूदगी के कारण, इस मौजूदगी के कारण जो अम्लता उत्पन्न की जा रही है, जो एसिडिटी क्रिएट हो रही है, वो आपकी क्या कहलाएगी, सिंचित अम्लता। और इसको आप पीएच मीटर से नहीं माप सकते। याद रखिएगा, यहां पे मैं नोट डाल देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो सिंचित अम्लता को, सिंचित अम्लीयता को, अम्लीयता को पीएच मीटर द्वारा, पीएच मीटर द्वारा मापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, ठीक है। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो मापना है तो आप केवल और केवल एक्टिव को माप सकते हैं, पेसिव को या एक्सचेंजेबल को आप नहीं माप सकते हैं, ठीक है। आप अगर मापना चाहेंगे तो आप इस प्रयास में विफल हो जाएंगे, इस प्रयास में विफल हो जाएंगे। अब देखो ये चीज तो आपने देख ली कि दो प्रकार की अम्लता क्रिएट हुई है। बनने के कारणों की आपने लिस्ट देख ली कि किससे हो सकता है, अम्लीय वर्षा से हो गया, कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाती है तो सिंपली आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो मृदाएं बनी थी, मृदाओं का जो निर्माण हुआ, आपने देखा चट्टानों से इनका निर्माण हुआ, तो चट्टानों का भी कोई फर्क पड़ता है क्या, तो बिल्कुल यहां पे बात करने वाले हैं डिटेल में इन मृदाओं के अम्लीय होने के कारणों की। देखो
अम्लीय मृदा बनने के कारण, डिटेल से देखते हैं, अम्लीय मृदाएं बनने के कारण, देखो सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो है पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ, देखो पैतृक पदार्थ कैसे इफेक्ट करता है। अब मैंने आपको चट्टानें जब पढ़ाई थी तो उसमें एक बताया था कि सिलिका की मात्रा के आधार पे, सिलिका के मात्रा, जो सिलिका की मात्रा पाई जाती है उसके आधार पे चट्टानें अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की होती है, अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की होती है। और आप सभी को यह भी पता है कि चट्टानों से ही मृदा का निर्माण होता है, चट्टानों से ही मृदा का निर्माण होता है। तो अगर यहां पे जो अम्लीय चट्टान है और उससे कोई मृदा बन रही है तो वो कैसी प्रकृति की होगी, अम्लीय की होगी। क्षारीय से बन रही है तो उसमें क्या होगी, क्षारीय होगी। तो पैतृक पदार्थ का मतलब क्या होता है, पेरेंट मटेरियल, यानी कि जिस प्रकार की मौजूदगी चट्टान की थी उसी प्रकार से यहां पे मृदा का निर्माण होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं अम्लीय मृदाओं से बनने, अम्लीय चट्टानों से, अम्लीय चट्टानों से बनने वाली मृदा, बनने वाली मृदाएं अम्लीय प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। प्रकृति की होती है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर अम्लीय चट्टानें कौन सी थी, तो यहां पे मैंने आपको लिखवाया था कि ग्रेनाइट जो है वो एक प्रकार की अम्लीय चट्टान है। ग्रेनाइट जो है वो आपकी, ग्रेनाइट किस प्रकार की है, अम्लीय। इसी प्रकार से बात करते हैं क्वार्ट्ज, किसकी बात कर रहे हैं, क्वार्ट्ज की बात कर रहे हैं। तो क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट से बनने वाली मृदाएं कैसी होगी, अम्लीय होगी। आपकी इसकी बात कर रहे हैं, चाहे आपकी इससे ग्रेनाइट से बने चाहे क्वार्ट्ज से बने, इन दोनों मृदाओं, इन दोनों चट्टानों की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। और इनसे जो भी मृदाएं बनेंगी उसमें कौन सा गुण होगा, अम्लीयता का गुण होगा। तो पैतृक पदार्थ की अगर बात करते हैं सिंपल, तो पैतृक पदार्थ आपका इस प्रकार से प्रभाव डालता है, ठीक है। दूसरा बात कर रहे हैं, दूसरा मेजर कारण है अधिक वर्षा। देखो दूसरा मेजर कारण क्या हो सकता है, अधिक वर्षा। अधिक वर्षा कैसे प्रभावित करती है, अधिक वर्षा, देखो अधिक वर्षा आपने देखा होगा मृदा का परिच्छेदिका, इस प्रकार से मैंने बताया था कि मृदा को ऊर्ध्वाधर काट लेने पर विभिन्न प्रकार की 37 परतें दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं संस्तर, ठीक है। और यह भी बताया था कि आपकी जो कृषित मृदाएं हैं उनमें आपके जो संस्तर होते हैं वो ए, ई, बी और सी होते हैं, और चट्टान की गहराई तक इसकी गहराई होती है। ये क्या आ गई आपकी, रॉक। तो यहां अधिक वर्षा के प्रभाव से लगातार जल क्या कर रहा है, मृदा के परिच्छेदिका में प्रवेश कर रहा है। और यहां पे जितने भी आपके क्षार थे, जैसे मान लीजिए ये यहां पे कितने सारे क्षार थे, ये क्षार आपके जल में घुल के नीचे की तरफ मूवमेंट कर जाएंगे। ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं निक्षालन। ये जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाएंगे। और आप सभी को पता है कि अगर क्षार नीचे जा रहे हैं तो प्रभावी कौन से हो जाएंगे, अम्ल। तो अम्लों के प्रभावी होने के कारण आपकी मृदाएं कैसी हो जाएगी, अम्लीय, ठीक है। तो यहां पे लिख लेंगे अधिक वर्षा के प्रभाव से, अधिक वर्षा के प्रभाव से, वर्षा के प्रभाव से क्षार क्या हो जाते हैं, क्षारों का निक्षालन हो जाता है। क्षार का क्या हो जाता है डियर, निक्षालन हो जाता है, यानी कि लीचिंग ऑफ बेस। इसको आप सिंपली भी लिख सकते हैं, लीचिंग ऑफ
बेस। और लीचिंग ऑफ बेस क्या होता है, आपके न्यूट्रेंट्स जो होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रेंट्स। न्यूट्रेंट्स आपके कहां चले जाते हैं, बिलो रूट जोन, बिलो रूट जोन, रूट जोन से नीचे चले जाते हैं। और ये आपके एसिड यहां पे ऊपर डोमिनेंट हो जाते हैं, यहां पे क्या हो जाएंगे, एसिड एसिड हो जाएंगे, सारे के सारे बेस नीचे चले जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कारण आपके अधिक वर्षा का प्रभाव हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से मैं बात करता हूं तो लगातार आप कौन से उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं उससे भी फर्क पड़ता है। मान लीजिएगा आपने लगातार प्रयोग किया है अम्लीय उर्वरकों का, लगातार, देखो डियर स्टूडेंट, लगातार आप प्रयोग ना करो, लगातार अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। अब आप बोलोगे कि अम्लीय उर्वरक कौन से हैं, तो इसका भी एक लिस्ट बना लो, यहां पे लिख लो सिंपली। अम्लीय उर्वरकों में सबसे ज्यादा जो अम्लीयता होती है, अम्लीय उर्वरकों में सबसे ज्यादा जो अम्लीयता होती है वो होती है अमोनियम नाइट्रेट की, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसी प्रकार से अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, डीएपी है, जितने भी आपके अमोनियम वाले हैं वो आपके अम्लों के प्रभाव को बढ़ा रहे हैं, अम्लों के प्रभाव को बढ़ा रहे हैं और क्षारों के प्रभाव को कम कर रहे हैं। ठीक है, और क्या मेजर कारण है, कार्बनिक पदार्थ। देखो कार्बनिक पदार्थ जो है आपके, कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन, देखो कार्बनिक पदार्थ जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, कार्बन के बने होते हैं, तो CH और O जो होता है इसका आपका क्या हो रहा है, विच्छेदन। क्या हो रहा है, विच्छेदन हो रहा है। विच्छेदन जो हो रहा है उसमें कई प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं, सूक्ष्म जीव, और यहां से आपके जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है इनसे क्या बनेंगे, सरल कार्बनिक पदार्थ, इनसे क्या बनेंगे, सरल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, और इसमें कई प्रकार के सह उत्पाद बनेंगे, और क्या बनेंगे, सह उत्पाद बनेंगे, जैसे CO2 हो सकता है अगर किण्वन हो रहा है तो ये सरल कार्बनिक जो पदार्थ बने हैं डियर स्टूडेंट्स, ये सरल कार्बनिक पदार्थ आपके एक प्रकार से क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। ये क्या है, एक प्रकार से ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड। और यही चीज ऐड हो रही है कि ऑर्गेनिक एसिड अगर सॉइल में बढ़ रहा है तो उसका पीएच ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी क्या हो सकती है, अम्लता का प्रभाव हो सकता है। इसी प्रकार से बात करता हूं अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का प्रभाव कैसे पड़ता है, देखो अम्लीय वर्षा क्या होती है, पहले तो चीज देखो, जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें होती है। ठीक है, वायुमंडल में एक गैस पाई जाती है SO2 या फिर बोल सकते हैं NO2, इन गैसों के प्रभाव से ये होगी। ठीक है, तो ये आपके जब जल के साथ मिलेंगे, जब जल के साथ मिलेंगे, जैसे मान लीजिएगा H2O प्लस SO2, तो इससे क्या बनेगा आपका H2SO4। इसी प्रकार से H2O की बात कर रहे हैं प्लस NO2, तो इससे क्या बनेगा HNO3। और दोनों डेंजर वाले एसिड है, दोनों ही अगर देखें तो आपके डेंजर एसिड है। H2SO4 को अम्ल का राजा कहा जाता है और ये आपका HNO3।
तो इनका पीएच बहुत कम होता है। तो ऐसी वर्षा जिसका पीएच, इन दोनों का पीएच क्या होगा, 5.6 से कम, 5.6 से कम पीएच होगा इन दोनों को, दोनों एसिडों का। और जिन मृदाओं का पीएच 7, जिन जल का, जिन वर्षाओं का पीएच 5.6 से कम होता है, वो किस श्रेणी में आती है, आपकी अम्लीय श्रेणी में आती है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं, कई मृदाएं ऐसी होती है जिनका नाम दिया गया है कैट क्ले, कैट क्ले। देखो कैट क्ले क्या होती है डियर स्टूडेंट, कैट क्ले ऐसी मृदाएं होती है जिनका पीएच 5 से भी कम होता है, यानी लगभग आपका 4 के लगभग होता है। ठीक है, तो इन मृदाओं का पीएच, इन मृदाओं का पीएच, मृदाओं का पीएच 4 से कम, इन मृदाओं का पीएच 4 से कम होता है, इसलिए इनको बोला जाता है आपके कैट क्ले। और ये मृदाएं जो है वो मुख्य रूप से धान के लिए, धान और चाय के लिए उपयुक्त मानी जाती है, धान और चाय के लिए। और ये मृदाएं राजस्थान में नहीं पाई जाती है, आपकी जो केरल है भारत में बात कर रहे हैं इसकी, तो ये कहां पाई जाती है, केरल में। केरल में इन मृदाओं की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा, यहां पे एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि इन मृदाओं की जो जांच कर रहे हैं, इन मृदाओं की जांच कर रहे हैं, अम्लीय मृदाओं की जांच तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम और आ रही है। देखो कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन भी आया हुआ है, इन मृदाओं की जांच तो आप किससे कर रहे हैं, पीएच मीटर से। आप बोलोगे कि पीएच मीटर से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन दिक्कत आ रही है, आपसे पूछा जाता है डियर यहां पे इकाई, क्या पूछा जाता है, इकाई। तो इन मृदाओं की जो पीएच है, इकाई बराबर क्या होती है, ये बताओ आप। इकाई बराबर इकाई रहित, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया रिसेंटली। पीएच की कोई यूनिट नहीं होती है, इसको बोल सकते हैं यूनिट लेस मेजरमेंट। क्या बोल सकते हैं, यूनिट लेस मेजरमेंट। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, पीएच की बात कर चुके हैं, प्रबंधन की बात करते हैं लास्ट। कैसे सुधार सकते हैं, देखो प्रबंधन किया जाता है, सिंपली वो किया जाता है क्षार मिलाकर, क्योंकि क्षार की क्या होती है, कमी, और क्षार मिला के इसमें क्या कर रहे हैं आप, पीएच को बैलेंस कर रहे हैं। और बैलेंस करने के लिए देखो क्षार मिला रहे हैं, तो क्षार के रूप में मुख्य रूप से है आपका चूना, मुख्य रूप से क्या है, चूना। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, चूना क्या है, एक प्रकार का क्षार है। दूसरा और क्या विकल्प है, और भी तो विकल्प होंगे, तो क्षारीय उर्वरक, जितने भी इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग। ठीक है, इसके साथ ही बात कर रहे हैं, सारी उर्वरक भी डाल दिए हैं। अम्लीय रोधी फसलें कौन कौन सी है, राइस, पोटैटो और टोबैको। ठीक है, और जल निकास, ताकि जल निक्षालित ना हो, जल निकास। तो ये सारे के सारे मेथड आप यूज कर सकते हैं ताकि इनको प्रबंधन कर सके। एक पॉइंट यहां पे और रह गया है, इन मृदाओं का पौधों पे प्रभाव, इन मृदाओं का पौधों पे प्रभाव देखो किस प्रकार से पड़ता है। मैंने आपको बताया कि इन मृदाओं की रासायनिक दशा खराब होती है। रासायनिक दशा क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो रासायनिक दशा खराब होने के कारण यहां पे आपका जितना पीएच डिजायरेबल होता है उतना नहीं मिल पाता है, तो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं।
पोषक तत्वों की कमी। अब इसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है? इसमें बात कर रहे हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम तो कम हो जाता है। और यहां पे एक और ही अलग सिचुएशन बन जाती है कि इनमें आपके फेरस, मैग्नीज, जिंक, एल्यूमिनियम इनकी अधिकता हो जाती है। तो अधिकता हो जाने के कारण जो पौधे की जड़ें हैं, जड़ों पे कुप्रभाव पड़ता है। जड़ों पर कुप्रभाव, जड़ों पर कुप्रभाव। और ये कुप्रभाव किसके कारण पड़ रहा है? इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की अधिकता होने के कारण। इस लेक्चर में अपन ने बात करी आपकी अम्लीय मृदाओं की, ठीक है। इसी प्रकार से बात करते हैं तो जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें बात करने वाले हैं आपकी क्षारीयता की। किसकी बात करने वाले हैं? क्षारीय की बात करेंगे, ठीक है। लवणीय की बात करेंगे, क्षारीय की बात करते हैं। तो आई होप आप सभी ने इस सेशन को काफी अच्छे से एंजॉय किया होगा और इस सेशन में कोई प्रकार की कोई समस्या भी नहीं होगी। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।